और वो जूम आउट वाली बात क्लियर है ना, आपने मुझे मतलब ज़रा ज़्यादा ऐसे चौड़ा करके दिखा दें, यानी मैं चौड़ा ना हूँ, स्क्रीन चौड़ी, पता लगता है वो स्क्रीन पे आधा तो मैं खड़ा हुआ होता हूँ, तो वो जो है ना वो फिर। तो हम लोगों ने समझा ये कि कॉस्ट में और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या फ़र्क है। कोई से 4 फ़र्क ढूंढने के लिए हम रब्ता करेंगे किबला जी, आपने कोई से 4 फ़र्क बता देने कॉस्ट और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं और कॉस्ट में हम स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं करते। एक हो गया, 4 बताने थे भाई, बहुत मुतमईन हो गए, उसके बाद बैठ गए और जो है ना रमज़ान ना होता तो एक चाय की सिप भी इन्होंने लगा लेनी थी, इतने ईजी हो गए थे ये। ठीक है, इन्होंने स्टैंडर्ड्स के साथ अगली चीज़ करीब की जोड़ दी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में प्रॉपर फॉर्मेट्स को फॉलो करते हैं। कॉस्ट में भी कुछ ना कुछ फॉर्मेट डज एग्जिस्ट। तो एक्सटर्नल यूज़र, अब ये सही तरफ चल पड़े। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक्सटर्नल यूज़र्स के लिए होती हैं, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग आप दुनिया के लिए करते हैं, तो फिर आप उसको सजाते उस तरह से हैं, बनाते उस तरह से हैं कि वो यूज़र्स की नीड के मुताबिक हो, कि उनको आपकी कंपनी के बारे में पता लगे। तो कॉस्ट अकाउंटिंग इनके लिए की जाती है, मैनेजमेंट के लिए की जाती है कि हम यूँ करेंगे, ये प्राइस रखेंगे, कॉस्ट यूँ कम कर सकते हैं, फलाना ऐसे कर सकते हैं। तो ये सारा का सारा काम आप उस लिए कर रहे होते हैं। गुड हो गया, आपके 2.5 पॉइंट हो गए। बड़ी मुश्किल से सर जो है ना ये किए हैं। आप अगर इसमें कोई 1-2 पॉइंट ऐड करना चाहें। एक्सटर्नल यूज़र वाली बात हो गई है, अब इसको जितना मर्जी आप लपेटेंगे वो। फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट है या फाइनेंशियल अकाउंटिंग, वो सम टाइम एक कानूनी रिक्वायरमेंट होती है, एक कंपनी की एक ऑफिशियल रिक्वायरमेंट होती है कि वो लाजमी करना ही करना है। कंपनी लॉ कह देता है आपने अकाउंट्स बनाने हैं फलाना, जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग कानूनी या मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है, आप अपनी खुशी से कर रहे होते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिर्फ हिस्टोरिक पे बेस्ड होती हैं, जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग में बजटिंग भी हो सकती है, फ्यूचर एस्टिमेट्स भी हो सकते हैं, कॉस्ट की कैलकुलेशन भी हो सकती है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग बड़े पैमाने पे बड़ी दुनिया को दिखाने के लिए आप कर रहे होते हैं, और कॉस्ट अकाउंटिंग कंपनी के अंदर बैठे हुए लोगों की जो डिसीजन मेकिंग है उसको सपोर्ट करने के लिए कर रहे होते हैं। क्लियर? फिर हमने पढ़ा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट क्या है? जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसके साथ डायरेक्टली लग रही है। कोई सी 2-3 एग्जांपल्स दे सकते हैं? एक चेयर बना रहे हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, कोई भी यूनिट बना रहे हैं, तो उसके लिए जो मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, डायरेक्ट मटेरियल उसके लिए जो चाहिए, वो एक एग्जांपल है डायरेक्ट एक्सपेंसेस की। जो इसमें फोम वगैरह यूज़ होगा, जो इसमें इस तरह से कपड़ा यूज़ होगा, जो जो उसमें रॉ मटेरियल्स यूज़ हो रहे हैं, वो एक डायरेक्ट कॉस्ट है। ठीक है, ठीक है। इन्होंने कहा कि जो जो भी मटेरियल उस पर लगाएंगे वो सारा का सारा डायरेक्ट कॉस्ट है। इसके अलावा आपके जहन में कोई डायरेक्ट कॉस्ट आती है? कुर्सी बनाने में मेनली डायरेक्टली क्या कॉस्ट नज़र आती है? लेबर। इन्होंने मटेरियल्स की बहुत सारी किस्में बताई। उन्होंने कहा कि लेबर, वो मज़दूर जो कोई कुर्सी को बना रहा है, जोड़ रहा है, वो लोग वो इसमें शामिल हैं। तो एक डायरेक्ट खर्चा इन्होंने बता दिया मटेरियल्स पे लग रहा है, एक डायरेक्ट खर्चा इन्होंने बता दिया लेबर पे लग रहा है। उसके अलावा कोई डायरेक्ट खर्चा आपके जहन में? जी, बाकी तो इनडायरेक्ट होते हैं, लेकिन डायरेक्ट अभी शायद आप कोई बच गया हो। मटेरियल लेबर हो गया। उसके अलावा कोई ऐसा खर्चा जो स्टिल अभी भी डायरेक्ट हो, जिसका होना बड़ा ज़रूरी हो उस चीज़ के बनने के लिए? कोई FR1 में पढ़ी हो ऐसी को बात? ओवरहेड्स तो इनडायरेक्ट हो गए ना। डायरेक्ट और कोई खर्चा मटेरियल लेबर के अलावा भी कोई डायरेक्ट खर्चा हो सकता है? रॉ मटेरियल तो मटेरियल हो गया ना। अदर एक्सपेंस तो फिर अदर ओवरहेड्स में आ गया। मतलब कोई ऐसा डायरेक्ट खर्चा, कैरेज इनवर्ड, उस चीज़ को फैक्ट्री तक लाने का जो खर्चा है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में मटेरियल लेबर के अलावा जो सबसे ज़्यादा टिपिकल एग्जांपल दी जाती है वो उसकी कैरेज इनवर्ड, कि जो सामान आपने ख़रीदा उसको अपनी फैक्ट्री तक
लाने का खर्चा, और अगर रास्ते में कोई इंश्योरेंस वगैरह मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है या कुछ और, तो इंपोर्ट का खर्चा, इंश्योरेंस का खर्चा, यानी कि मटेरियल को अपने पास लाने तक भी कुछ खर्चे हुए हैं जिसके बगैर काम नहीं हो सकता, तो वो भी डायरेक्ट एक्सपेंस। तो इसका मतलब है डायरेक्ट जो एक्सपेंसेस हैं वो 3 तरह के हैं, मटेरियल्स, लेबर और कुछ और ऐसे एक्सपेंसेस विच वर नेसेसरी कि उस चीज़ को उस हालत तक लेके आया जाए कि जो वो बन रही हो। फिर हमने पढ़ा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, वो वेरिएबल भी हो सकते हैं और फिक्स भी हो सकते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की मुझे 10 एग्जांपल्स चाहिए, यहाँ से शुरू करते हैं और आगे आते जाते हैं। हाँ जी, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 10 एग्जांपल्स चाहिए। सुपरवाइज़र की कॉस्ट, वॉचमैन उसकी कॉस्ट, रेंट, चेयर पे बना रहे हैं जो इसमें इनडायरेक्ट मटेरियल, कील शील और इस तरह के छोटे मोटे मटेरियल लग रहे हैं, वो जो डेप्रिसिएशन वगैरह होती है प्लांट एंड मशीनरी की, वो किधर से शुरू करें, इधर से पूरे कर लेते हैं हम जी। सैलरी किसकी, सैलरी वो लेबर की जो काम कर रही है, नहीं वो तो वेजेस हो गया। उसके अलावा जो आपके वो हैं एडमिनिस्ट्रेशन के स्टाफ है उनकी सैलरियाँ वगैरह इनडायरेक्ट खर्चे हो गए, वो हो गई है। हाँ, वॉचमैन हो गया है, और कौन कौन हो गया था, सुपरवाइज़र हो गया है, बाकी सारी सैलरियाँ उन्होंने कवर कर दी हैं, रेंट हो चुका है, डेप्रिसिएशन हो चुकी है। सर जो छोटे छोटे खर्चे होते हैं, जो छोटे छोटे खर्चे होते हैं मसलन, जैसे कील वगैरह जो आप ठीक है जी, कुछ छोटे मोटे खर्चे वगैरह जो हल्के फुल्के हो रहे हैं, वहाँ पे काम शाम चल रहा है, मजदूर बैठे हुए हैं, वो काम चल रहा है, अचानक सफ्तारी का टाइम आ गया, आपने कहा अच्छा चलो ठीक है यार आपको हम ना खजूरें वगैरह खिला देते हैं, समोसे खिला देते हैं, तो ये भी तो खर्चे तो हैं ना, और ये इसीलिए लगे कि आपका प्रोजेक्ट चल रहा था। तो बहरहाल ये प्रोजेक्ट के खर्चे हैं, लेकिन इसको डायरेक्टली कुर्सियों के बनाने से लिंक शायद ना किया जा सके, बहरहाल होना ज़रूरी था। तो ये डायरेक्ट नहीं है लेकिन इनडायरेक्ट बहरहाल है। और कोई, इलेक्ट्रिसिटी का बिल इनडायरेक्ट खर्चा है जी। यूटिलिटी के बाकी एक्सपेंसेस, पानी शानी गैस वगैरह पे आपका कितना खर्च हुआ, रेंट हो गया गालबन। हाँ जी, हमने 10 पूरे करने थे, 5 और टूल्स, मुख्तलिफ तरह के इक्विपमेंट्स, छोटे मोटे से खर्चे। इसका मतलब है कि ओवरहेड्स हमें समझ आ रहे हैं कि किस तरह से है। कल तक हमने जितना पढ़ा था उसमें कोई सवाल नहीं है, तो हमें आगे चलना होगा जी। जो डायरेक्ट लेबर है उसे फैक्ट्री तक लाने के लिए कोई ट्रांसपोर्ट वगैरह, बिल्कुल सही है। अगर डायरेक्ट लेबर है, हम एक जगह गए, वहाँ पे मजदूर बहुत सारे थे और हमने उनको एक बड़ी गाड़ी में डाला और उनको लेके आए, तो उस बड़ी गाड़ी का खर्चा भी डायरेक्ट है। इसका मतलब है आपकी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग पे जो डायरेक्टली मटेरियल लगा और उससे रिलेटेड जो डायरेक्ट खर्चा है, जो डायरेक्टली लेबर लगा और उससे रिलेटेड जो डायरेक्ट खर्चा है, ये सारे के सारे आपके डायरेक्ट कॉस्ट में आ गए जी। जी, अब अगर लोन आपने लिया है तो वो किस तरह से बीच में आएगा, ये डिपेंड करता है कि आप प्रोजेक्ट किस तरह से कर रहे हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या करती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहती है कि अगर आप एक चीज़ बना रहे हैं और आपने उसके लिए लोन लिया हुआ है, तो लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट पड़ रहा है, उस इंटरेस्ट को वो फिर कहते हैं कि जी फलाना रूल हो तो आप इस तरह से कैपिटलाइज कर सकते हैं, फलाना हो तो आप इस तरह से खर्चा वगैरह कर सकते हैं। अब थोड़ा सा आप आगे जाएंगे ना, तो इस सब्जेक्ट के अंदर से एक फाइनेंशियल एनालिसिस भी निकलेगा, विच इज़ एमएफए। एमएफए के अंदर हम ये जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है, लोन के ऊपर पड़ने वाले जो इंटरेस्ट हैं, वो वाली सारी जो उस तरह की सारी डिस्कशन है ना, वो हम ले जाते हैं फाइनेंशियल एनालिसिस में। हमारा है इस वक्त ये सिर्फ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट। तो ऐसे में कुछ जगह पे हम देखेंगे कि अगर आपने एक चीज़ वो की, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमने मटेरियल ख़रीदा और मटेरियल अपने पास संभाल के रखा और महीने बाद उसे बेचा, तो महीने के लिए जो हमने लोन लिया हुआ था, उस लोन पे जो इंटरेस्ट था, हम उसको मटेरियल की कॉस्ट का हिस्सा बना देते हैं। लेकिन थोड़ा सा आगे चल के, यानी कि अभी हम उस गहराई में नहीं उतर रहे कि इसके साथ फाइनेंस को जोड़ दें और फाइनेंस की चीज़ें इसमें कर दें। लेकिन बहरहाल अगर एक लोन लिया ही इसीलिए गया है कि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो, तो उस लोन का जो इंटरेस्ट है वो भी कहीं ना कहीं इसके खर्चों में काउंट हो रहा है जी। प्रोडक्शन के लिए मतलब बिजली तो मतलब ज़रूरी होती है, बिजली ज़रूरी है। तो फिर डायरेक्ट एक्सपेंस में नहीं आएगा। देखें, असल में उसको डायरेक्टली रिलेट करना इतना आसान नहीं है। मैं कहता हूँ कि एक कुर्सी पे 4 किलो लकड़ी लग गई, लेकिन एक कुर्सी पे बिजली कितनी लगी, और अगर वहाँ बिजली नहीं होती तो भी लोग कुर्सी बना ही लेते हैं।
लाइट नहीं भी चल रही होती, अंधेरा भी होता है या दिन का वक्त होता है, एक मजदूर इसको बाहर सहन में लेके जाता है और कुर्सी बना देता है। यानी कुर्सी बनाने के लिए वो बिजली डायरेक्टली नहीं चाहिए थी, लेकिन हमारी लगी। रेंट भी डायरेक्टली नहीं चाहिए था, वहीं कहीं दुकान के आसपास फैक्ट्री तक नहीं लेके जाता, दुकान के आसपास बाहर रख के कुर्सी बना रहा होता, तो टेक्निकली वो कुर्सी बनाने के लिए रेंट का कोई ताल्लुक नहीं था। तो ये जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है ना, ये हैं तो हमारे प्रोजेक्ट पे, लेकिन इनको डायरेक्टली एट्रीब्यूट करना इतना आसान नहीं है। यानी जिनके बगैर भी काम चल सकता था, लेकिन लकड़ी के बगैर कुर्सी नहीं बन सकती थी, लेबर के बगैर नहीं बन सकती थी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी वो चीज़ है जिसने प्रोडक्शन में हेल्प की, लेकिन उसके बगैर प्रोडक्शन बहरहाल चल जाती। तो कोई और इसमें एग्जांपल, अब जैसे रेंट की हमने एग्जांपल देख ली, इवन मशीनरी की डेप्रिसिएशन, हम डेप्रिसिएशन नहीं भी रिकॉर्ड करते तो भी कुर्सियाँ बन जाती, हम रिकॉर्ड कर लें तो भी। लेकिन चूंकि वो डेप्रिसिएशन इस पे काम करने की वजह से हुई है, तो हम उसको ये नहीं कह रहे कि वो इसको हम एलोकेट ना करें, हम करेंगे, लेकिन हम एक और हेड में कर देंगे जिसका नाम है ओवरहेड। ओवरहेड का मतलब है कि जो डायरेक्टली दो बड़े खर्चे हैं ना, मटेरियल, लेबर और उससे कनेक्टेड, उसके अलावा हर खर्चा जो कि थोड़ा सा इनडायरेक्ट है वो ओवरहेड्स में आएगा। फिर ओवरहेड्स में हम देख लेंगे कि कुछ ओवरहेड्स वेरिएबल होंगे, कुछ फिक्स होंगे। बिजली का बिल बढ़ेगा अगर प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, कम होगा अगर कम प्रोडक्शन होगी, लेकिन रेंट, प्रोडक्शन ज़्यादा हो या कम हो, रेंट फिक्स रहेगा। तो फिर वेरिएबल जो ओवरहेड्स है ना, इसमें आज एक नई डिस्कशन में एंटर हो जाएंगे कि कुछ फिक्स होते हैं, कुछ वेरिएबल होते हैं। तो ओवरहेड्स सारे वो हैं जो डायरेक्टली नहीं, थोड़ा सा इनडायरेक्टली हैं, लेकिन उनमें कुछ चीज़ें प्रोपोर्शनली लिंक होती हैं। जितनी प्रोडक्शन बढ़ेगी उतने वो खर्चे बढ़ेंगे, उनको हम वेरिएबल ओवरहेड कह देंगे, और कुछ चीज़ें प्रोपोर्शनेट नहीं होती, उनको हम फिक्स ओवरहेड कह देंगे। डन जी। जितना हमने कल पढ़ा उससे रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन? हम डेली जो स्लाइड्स डिस्कस किया करेंगे वो ग्रुप में शेयर हो जाया करेंगी इंशाल्लाह, ताकि आप उसके साथ चीज़ों को रिलेट करें। और अल्टीमेटली मैंने आपसे कहा था कि एक रजिस्टर मेंटेन हो रहा हो जिसमें साथ साथ, चूँकि बीच बीच में से हम पास पेपर्स के सवाल भी देखते जा रहे होते हैं, तो आज हम लोगों ने ओवरहेड और ओवरहेड से रिलेटेड मेन बातों को समझना है। तो पिछले दिन तक की बातें क्लियर हैं, तो हम आगे चलें आगे चलते हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस में नॉर्मली हम 3 कैटेगरीज बना देते हैं, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। कल तो हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस के हिसाब से उसको एलोकेट किया था। आज हम कह रहे हैं कि 3 कैटेगरीज हैं। याद है हमने जितने भी सवाल किए उसमें मटेरियल होता था, लेबर होता था, और डिस्कशन किस पे होती थी? ओवरहेड्स पे। अगर मैं इन दो को जोड़ूं, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर, तो इन दोनों को कंबाइंडली हम प्राइम कॉस्ट कहते हैं। किसी भी चीज़ पे लगने वाली प्राइम कॉस्ट, जो सिर्फ और सिर्फ वो चीज़ बनाने पे लगी, वो ना होता तो वो चीज़ बन ही ना पाती, ये क्या कहलाएगा? प्राइम कॉस्ट। फिर इसी तरह से अगर मैं आखिरी दो को जोड़ूं, लेबर और ओवरहेड्स को जोड़ूं, तो ये कहलाती है कन्वर्जन कॉस्ट। यानी आपने मटेरियल लिया, लकड़ी ले ली, अब लकड़ी लेने के बाद उसके ऊपर जो उसको कुर्सी बनाने पे खर्च आया वो कन्वर्जन कॉस्ट है। तो ये 2 वर्ड्स हमें पता होने चाहिए। सम टाइम पेपर में वो कह देते हैं कि आपकी प्राइम कॉस्ट इतनी है, तो इसका मतलब है कि मटेरियल और लेबर को मिला के आपने इतना काउंट करना है। सम टाइम वो आपको कहते हैं कि आपने मटेरियल इतने का लिया और कन्वर्जन कॉस्ट पर यूनिट इतनी लगी, तो आप समझ जाएं कि कन्वर्जन कॉस्ट में वो ओवरहेड्स और लेबर दोनों को काउंट कर रहे हैं। तो पहले 2 को जोड़ लें, मटेरियल और लेबर को, तो ये बन जाएगी प्राइम कॉस्ट। और अगर लेबर और ओवरहेड को जोड़ के बात करें तो ये कहलाएगी कन्वर्जन कॉस्ट। तो अब चूंकि हम बेस पढ़ रहे हैं, तो चंद उन वर्ड्स को समझते जा रहे हैं जो आगे जगह जगह इस्तेमाल होंगे। क्लियर? फिक्स्ड और वेरिएबल ओवरहेड्स। क्या फिक्स्ड और वेरिएबल ओवरहेड्स की हमें अच्छी तरह से समझ है? फिक्स्ड ओवरहेड्स क्या होते हैं? फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है? जिसका ताल्लुक लेवल ऑफ प्रोडक्शन के साथ ना हो। इस बिल्डिंग में 1 बच्चा पढ़ रहा हो तो भी बिल्डिंग का उतना किराया है, और 1000 बच्चे पढ़ रहे हो तो भी बिल्डिंग का उतना किराया है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसका डायरेक्ट ताल्लुक नहीं होता आपके नंबर ऑफ प्रोडक्शन के साथ, जिनका डायरेक्ट ताल्लुक होगा। फॉर एग्जांपल हमने एक ओवरहेड देखा था, ओवरहेड्स में देखा था कि जो आपके लूज टूल्स और ये जो आपके एक्स्ट्रा कील शील वगैरह है, जितनी कुर्सियां बनाएंगे उतने ज़्यादा कील लगाने पड़ेंगे,
जितनी कम कुर्सियाँ बनाएंगे उतने कम करने पड़ेंगे। लेकिन रेंट की हमने बात की कि वो हमारा लगना ही लगना है। अच्छा, अब अगर इस कमरे में एक एसी लगा हुआ है और वो एसी इसलिए ज़रूरी है कि यहाँ जो बैठे वर्कर काम कर रहे हैं उनको पसीना ना आए, अब वो 3 कुर्सियाँ बनाएं या 10 कुर्सियाँ बनाएं, एसी उतना ही चल रहा है और उसका उतना ही बिल आ रहा है। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी चल रही है और उसका नंबर ऑफ़ यूनिट से ताल्लुक़ नहीं है तो इसको भी मैं कह दूंगा कि ये फिर हमारे फिक्स ओवरहेड में आ गया। लेकिन अगर सवाल हमें एक्सप्रेसली कह दे कि पर एवरी यूनिट हमें 3 यूनिट्स बिजली के लगाने पड़ते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? उन्होंने उसको वेरिएबल में डिवाइड कर दिया। तो फिक्स ओवरहेड्स की कोई सी 5 एग्जांपल्स। रेंट, मशहूर ज़माना एग्जांपल। इलेक्ट्रिसिटी, अगर उसका डायरेक्ट ताल्लुक ना हो नंबर ऑफ यूनिट से। गार्ड की सैलरी, सुपरवाइज़र की सैलरी, और अगर कोई कैंटीन शैंटीन वगैरह है तो उसके खर्चे, कोई एंटरटेनमेंट वगैरह है उसके खर्चे, ओवरऑल रिपेयर एंड मेंटेनेंस जो फैक्ट्री की हो रही है उसका, डेप्रिसिएशंस। अच्छा, वेरिएबल ओवरहेड्स की मुझे 5 एग्जांपल्स चाहिए। ये मुश्किल सवाल है। अगर इलेक्ट्रिसिटी का ताल्लुक है कि इतनी इलेक्ट्रिसिटी की यूनिट से इतने यूनिट्स बनते हैं तो वो वेरिएबल हो जाएगा। ये नहीं, इसका मतलब है इलेक्ट्रिसिटी में जब तक वो खामोश है हमने खुद ही उसको वेरिएबल नहीं कह देना। जब वो लिंक बताएंगे तो फिर हमने उसको वेरिएबल कहना है। सुपरवाइज़र की कॉस्ट तो 2 मजदूर हों तो भी और 6 मजदूर हों तो भी उतनी है, तो ये वेरिएबल कैसे है? 10 मजदूर पे एक सुपरवाइज़र, तो 2 मजदूर पे भी वो एक सुपरवाइज़र है, 8 पे भी वो एक सुपरवाइज़र है, 10 पे भी वही है, 7 पे भी वही है। कहानी ख़राब होगी जब 11 होंगे। फिक्स कॉस्ट की एक किस्म होती है स्टेप फिक्स कॉस्ट। एक ख़ास लेवल तक एक फ़िक्स कॉस्ट रहती है और समटाइम आप एक ख़ास लेवल से ऊपर जाते हैं तो आपकी फ़िक्स कॉस्ट एकदम से बढ़ जाती है। ये कॉन्सेप्ट अभी हम लोगों ने इधर ही डिस्कस करना है इंशाल्लाह ताला। तो इसको हम कहते हैं स्टेप फिक्स कॉस्ट। तो फिर हम क्या करते हैं, हम एक खास लेवल ऑफ आउटपुट तक फिक्स कॉस्ट उतनी रखते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक गोदाम है और गोदाम में आती हैं 2000 कुर्सियाँ। हमने 2 कुर्सियाँ रखी हुई हैं तो भी उसका किराया उतना ही है, 10 रखी हैं तो भी उतना है, 1999 रखी हैं तो भी उतना है। लेकिन 2025 अगर कुर्सियाँ आ गई, अब इन 25 कुर्सियों के लिए एक सेकंड गोदाम लेना पड़ेगा। ये स्टेप फिक्स कॉस्ट है कि 2000 से नीचे तक किराया 1 लाख रुपया, 2000 से 4000 के दरमियान किराया 2 लाख रुपया। तो इसको हम कहते हैं स्टेप फिक्स कॉस्ट। इसको नॉर्मली हम अगर बताने की कोशिश करें तो इस तरह की एक डायग्राम सी हम बनाते हैं। ये कॉस्ट है, हमने कहा यहाँ से लेके यहाँ तक आउटपुट पे कॉस्ट इतनी ही है, फिक्स हुई हुई है। जैसे ही आउटपुट एक ख़ास ख़तरनाक लेवल पे पहुँचा, हमारी कॉस्ट अचानक से बढ़ गई। अब अगले एक ख़ास नंबर ऑफ आउटपुट तक इतनी रहेगी। तो इसमें टिपिकल एग्जांपल होती है गोदाम का किराया, गोदाम की कैपेसिटी के मुताबिक। फिर जैसे एग्जांपल दी भाई ने कि अगर सुपरवाइज़र 10 मजदूरों के ऊपर हो तो 1 2 3 4 5 6 जितने भी मजदूर हैं वहाँ तक फिक्स कॉस्ट फिक्स है। जैसे ही मजदूर 11 12 हुए, आपकी कॉस्ट अचानक से बढ़ जाएगी और वो अगले 8 10 मजदूरों के लिए बराबर हो जाएगी। तो इसको हम नॉर्मली कहते हैं स्टेप फिक्स कॉस्ट। कभी कभी आई के बहुत मूड में बैठा हो तो सवाल में हल्का सा वो स्टेप फिक्स कॉस्ट डाल देता है। तो हम देखेंगे कि अगर इस तरह का कोई उन्होंने शरारत की तो हम उसके साथ क्या करेंगे। जी, ओवर टाइम असल में वेरिएबल कॉस्ट की किस्म है, उसका रेट फ़र्क होता है। आप लेबर से कहते हैं कि तुम्हें पर आवर मिलेंगे 10 रुपये, लेकिन अगर तुमने शाम 8 के बाद काम किया तो तुम्हें पर आवर मिलेंगे 12 रुपये फ़र्ज़ करें। तो जिस तरह से हमने स्किल्ड और सेमी स्किल्ड को 2 अलग अलग कैटेगरीज बना दी थी, तो हम नॉर्मल टाइम का एक वो लाइन आइटम बना देंगे, एक ओवर टाइम का। लेकिन ये वेरिएबल है, जितने आवर्स काम करेगा ना उतने पैसे मिलेंगे, तो इसलिए इसको फिर हम वेरिएबल में काउंट कर रहे होंगे। जी, ये स्टेप फिक्स कॉस्ट समझ आई। वापस इधर आते हैं। किताब जो है वो एग्जांपल्स दे के, अब ये क्या है, मैंने बीच बीच में आईकेप की किताब के स्नैप्स उठा के डाले हुए हैं ताकि आपको वो किताब पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। उस किताब ने जब भी किसी कॉन्सेप्ट को थ्योरेटिकली डिस्कस किया तो मैंने वहाँ से क्लिप उठा के यहाँ पे डाल दिया ताकि आप ये क्लिप देखें और आपको समझ आ जाए। तो वो कह रहे हैं कि वेरिएबल कॉस्ट वो हैं दैट वेरी विद द लेवल ऑफ आउटपुट। फॉर एग्जाम्पल 100 यूनिट्स रॉ मटेरियल के अगर 100 यूनिट्स फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए लगते हैं तो इसका मतलब है 1 यूनिट लग रहा है एक इस चीज़ पे। तो वेरिएबल कॉस्ट इज़ जिसका डायरेक्ट लिंक है प्रोडक्शन के साथ। जैसे हमने कहा 1 कुर्सी मतलब 4 kg, तो ये वेरिएबल है। जितनी कुर्सियाँ बनेंगी उतने मल्टीप्लाई बाय 4 टाइम kgs हमें चाहिए होंगे। तो ये वेरिएबल, और साथ उन्होंने समझाया है, लेकिन मेरे ख्याल में FR1 पढ़े हुए लोगों को वेरिएबल कॉस्ट समझाना शायद ज़रा बड़ी बिलो स्टैंडर्ड बात होगी, या समझना है।
ठीक है। वेरिएबल एक्सपेंसेस आर फिक्स्ड पर यूनिट ऑफ आउटपुट वाइल दे वेरी इन टोटल। एक अजीब सा जुमला दे दिया, इस जुमले के ऊपर अभी हम यहाँ पे टेबल बना के डिस्कशन करते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट कौन सी है? दोज दैट अकर इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ आउटपुट। आउटपुट जितना मर्जी है, बहरहाल उन्होंने खर्च होना ही होना है, उनका ताल्लुक नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ नहीं है। फॉर एग्जांपल रेंट ऑफ फैक्ट्री जो है वो मंथली बेसिस पे चार्ज होगा, चाहे प्रोडक्शन हुई है चाहे प्रोडक्शन नहीं हुई है। तो फिक्स्ड एक्सपेंसेस वेरी पर यूनिट ऑफ आउटपुट वाइल दे आर फिक्स्ड इन टोटल। फिर उन्होंने अजीब सी बात कर दी, ये एक अजीब सी बात और ये एक अजीब सी बात, इसको ज़रा टेबल पे देखने की कोशिश करते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का एक फीचर उन्होंने बताया। पर यूनिट और टोटल। वेरिएबल कॉस्ट अगर आउटपुट इंक्रीज कर रहा है, यहां लिख देते हैं वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। मैं कहता हूं एक कुर्सी बनाने में हमारा 200 रुपया खर्च होता है, आउटपुट इंक्रीज कर रहा है। जब आउटपुट इंक्रीज कर रहा है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज करेगी। एक कुर्सी पे 200 लग रहा है तो 2 पे 400 लग रहा है तो 3 पे 600 लग रहा है। जितना आउटपुट इंक्रीज होगा उतनी टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज होगी। ऐसे ही है, बहुत सोच के बताएं, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट को क्या फ़र्क पड़ेगा? सेम रहेगी। आप 4 कुर्सियाँ बना रहे हैं, 10 कुर्सियाँ बना रहे हैं, आपकी नॉर्मल जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो यही है कि अगर 200 रुपये कुर्सी पे लग रहा है तो हर कुर्सी पे 200 रुपये ही लग रहा है। तो इसका मतलब ये है कि पर यूनिट सेम रहेगा। तो फिक्स्ड कॉस्ट की बात करें, अगर प्रोडक्शन इंक्रीज कर रही है तो टोटल फिक्स कॉस्ट के साथ क्या होगा? सेम रहेगी, अनलेस कि वो वाला केस है स्टेप फिक्स कॉस्ट। जब तक सवाल हमें ना कहे हमने नहीं सोचना स्टेप फिक्स कॉस्ट। तो क्या मैं यहां लिख सकता हूं कि फिक्स कॉस्ट सेम रहेगी अगर आपकी प्रोडक्शन इंक्रीज भी कर रही है? तो एग्जांपल ले लेते हैं, हम कहते हैं 10,000 हमारा रेंट है और हम 10 यूनिट्स बना रहे हैं। तो अगर मैं 11 यूनिट्स भी बनाऊंगा तो भी 10,000 लगेगा, 12 भी बनाऊंगा तो भी। अच्छा, अगर मैं पर यूनिट धक्के से निकालने की कोशिश करूं, वैसे तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट नहीं होता, लेकिन अगर मैं धक्के से निकालने की कोशिश करूं कि 10,000 हमारी फिक्स कॉस्ट है और हमारे यूनिट्स कितने, तो पर यूनिट कितनी आ गई? 1000। अगर ये 10 के बजाय 20 हो जाए, पर यूनिट के साथ क्या होगा? डिवाइड हो जाएगी। 10,000 10 के बजाय अगर 20 से डिवाइड हो जाए तो 500 जवाब आ जाएगा। इसका मतलब फिक्स कॉस्ट तो लग गई। अगर मैं एक यूनिट बनाऊंगा तो उस एक यूनिट पे सारी की सारी फिक्स कॉस्ट। जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कम होती चली जाएगी। अगर कमरे में सिर्फ एक बच्चा बैठा होगा और कमरे पे हमारी बिजली लग रही होगी फ़र्ज़ करें 1 लाख रुपए की, तो मैं बड़ा दुखी हो जाऊंगा कि इस एक बच्चे पे 1 लाख रुपए खर्च हो गया। जब 2 बच्चे होंगे 50,000 पर बच्चा, 3 बच्चे होंगे 33,000, 4 बच्चे 25,000, तो 10 बच्चे 10,000, तो 20 बच्चे तो 100 बच्चे 1,000 और 200 बच्चे 500। ये एक ऐसा टाइम आएगा कि मेरे चेहरे पे खुशी दौड़ जाएगी। कहने का मतलब है कि फ़िक्स कॉस्ट तो फिक्स्ड है, अब आप उसमें बचत कर सकते हैं। तो एक ही तरीका है कि अपनी प्रोडक्शन बेहतर कर लें। जी एग्जैक्टली मैं एक जुमला याद कराता हूँ। थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि टिपिकली हम एज्यूम कर रहे हैं कि वेरिएबल कॉस्ट सेम रहेगी, बट हम आगे जाके पढ़ेंगे कि सम टाइम आप जब ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं तो आपको एफिशिएंसीज आना शुरू हो जाती हैं। तो होता ही है कि पर यूनिट हम वही रखते हैं और उसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। याद है हमने कहा था जब ज़्यादा लेबर होगी तो ज़्यादा एफिशिएंटली काम करेगी। हमने 88% पे उसे कर लिया। ज़्यादा मटेरियल लेंगे तो उसमें बल्क डिस्काउंट में लेंगे। तो दिस कैन हैपन कि जो वेरिएबल कॉस्ट है वो फॉर सम रीज़न उसमें भी आपको बचत आनी शुरू हो जाए। बट कॉमनली जो हमारी अजम्पशन ये होती है कि वेरिएबल पर यूनिट जो है वो कॉस्ट स्टेगनेंट रहती है जब तक सवाल हमें ख़ास तौर पे ना कह दे। डन।
फिक्स कॉस्ट टोटल प्रोडक्शन बढ़ेगी भी तो सेम रहेगी, लेकिन अगर टोटल प्रोडक्शन बढ़ेगी तो पर यूनिट फिक्स कॉस्ट के साथ क्या हो रहा होगा, कम हो जाएगी। क्या ये बात समझ आई? अगर मैं ये ग्राफ उलट बनाऊं और मैं कुछ ना बोलूं और आप लोगों से जवाब चाहूं तो आप जवाब बताएंगे। ये दरमियान के 4 लोग अभी तक इसी सवाल से महफूज रहे हैं, इधर से कवर हो गया, उधर से कवर हो गया, इधर से कवर हो गया। 4 खानों में 4 जवाब मुझे आप 4 लोगों से चाहिए होंगे। मैं काम करता हूँ, मैं एरो उल्टे बना देता हूँ। अगर प्रोडक्शन कम हो रही हो तो वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट के साथ क्या क्या बनेगा जी? ये वाले भाई मुझे बताएं, मैं यहाँ पे सोच के बताएं क्या लिखूँ। सेम, पक्का? यानी आप कह रहे हैं कि प्रोडक्शन कम भी हो रही होगी तो भी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम रहेगी। भाई की बात हमने सेम वाली मान ली। 7 वाले भाई सोच के बताना है, वेरिएबल कॉस्ट टोटल में अगर प्रोडक्शन कम हो रही है तो क्या होगा? डिक्रीज कर जाएगी। वो वाले भाई जी, फिक्स कॉस्ट टोटल के साथ क्या फर्क पड़ेगा? आपने तो वो सोचा हुआ था जी। फिक्स कॉस्ट इन टोटल, प्रोडक्शन कम हो रही है, फिक्स कॉस्ट कितनी कम हो जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी। इंक्रीज या डिक्रीज में से आपको क्या चीज़ ज़्यादा अच्छी लग रही है? अगर प्रोडक्शन कम हो रही है तो फिक्स कॉस्ट कितनी इंक्रीज कर जाएगी या कितनी डिक्रीज कर जाएगी? सेम रहेगी। फिक्स कॉस्ट का तो ताल्लुक ही नहीं है प्रोडक्शन के साथ, तो ये सेम रहेगी। अब चौथे भाई थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज़ करके भी सामने एरोज वगैरह की डायरेक्शंस को समझ के भी जवाब दे सकते हैं, लेकिन लॉजिकली नंबर ऑफ यूनिट्स कम होते जा रहे हैं, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट के साथ क्या होगा? इंक्रीज हो जाएंगे। अगर वो बच्चे 100 के बजाय 50 पढ़ रहे हैं, 25 पढ़ रहे हैं, तो पर बच्चा जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कॉस्ट बढ़ती जा रही होगी, इंक्रीज। अब थोड़ा सा इसको देखने की कोशिश करते हैं, जो यहाँ है वही यहाँ है। वेरिएबल कॉस्ट में जो प्रोडक्शन के साथ हो रहा है वही टोटल वेरिएबल कॉस्ट के साथ हो रहा है। फिक्स कॉस्ट में जो यहाँ हो रहा है उसके ऑपोजिट यहाँ हो रहा है, जो यहाँ हो रहा है उसके ऑपोजिट। फिक्स कॉस्ट में सेम कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ और यहाँ। इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं वेरिएबल कॉस्ट की बात करूँगा तो मैं कहूँगा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम रहती है और टोटल फर्क हो जाती है। क्या जुमला मैं कह सकता हूँ? वेरिएबल एक्सपेंसेस आर फिक्स्ड पर यूनिट ऑफ आउटपुट वाइल दे वेरी इन टोटल में वो बदल जाते हैं लेकिन पर यूनिट सेम रहते हैं। फिक्स कॉस्ट में क्या जुमला बोला जा सकता है? वो टोटल में सेम रहते हैं, पर यूनिट में चेंज हो जाते हैं। फिक्स एक्सपेंसेस वेरी पर यूनिट ऑफ आउटपुट वाइल दे आर फिक्स्ड इन टोटल। फिर किताब ने एग्जांपल दी कि एक फैक्ट्री का रेंट 10,000 है और कंपनी ने 100 यूनिट्स बनाए और दूसरे महीने में 150 बनाए, तो जब 100 यूनिट बनाए तो 100 रुपये कॉस्ट आई और जब 150 यूनिट बनाए तो 66.67 कॉस्ट आई। फिक्स कॉस्ट तो उतनी है, लेकिन आप जब नंबर ऑफ यूनिट्स पे डिवाइड करेंगे तो वो थोड़ी सी कम या आपको ज़रा रिलैक्स कर देती है। क्या ये बात समझ आई? इसकी एक गंदी सी डायग्राम मैंने भी बनाई हुई होगी कहीं, कुछ नहीं समझ आ रहा, इग्नोर करें, सामने ज़्यादा साफ सुथरा लिखा हुआ है। क्या ये बात समझ आ रही है? क्या स्टेप फिक्स कॉस्ट समझ आई? स्टेप फिक्स कॉस्ट की मुझे 4 एग्जांपल्स देते हैं, जनता जनरल जो भी जवाब देना चाहे। स्टेप फिक्स कॉस्ट की एग्जांपल। ये कह रहे हैं कि 300 यूनिट तक खास लेवल का बिल आता है 300 के बाद, लेकिन वो तो फिर नंबर ऑफ यूनिट्स के हिसाब से होता है। ठीक है जी, इन्होंने कहा एक खास लेवल की आउटपुट पे बिजली का बिल एक खास लेवल का आएगा। असल में फिक्स कॉस्ट जो है ना वो शुरू में भी फिक्स्ड हो, यानी कि एक खास लेवल तक फिक्स रहे। बिजली का बिल तो हर यूनिट पे बदल रहा है,
तो ये शायद बड़ी मज़े की एग्जांपल नहीं बन सकी। ट्रांसपोर्टेशन में बस का किराया, वो कहते हैं कि जी इस बस पे आप अपने लोगों को लेके जाएं, आपकी कॉस्ट, फॉर एग्जांपल हम स्टूडेंट्स को कहीं ट्रिप पे लेके जा रहे हैं किसी तालीमी मुकाम पे, तो वो कहते हैं कि हमारे पास एक बस में 40 बच्चों की कैपेसिटी और एक बस का हम आपसे किराया लेंगे 10,000 रुपये। तो वो 40 बच्चों तक 10,000 है और जैसे ही 41वां बच्चा आएगा तो 20,000 हो जाएगा, अगले 40 बच्चों तक 20 रहेगा। तो इन्होंने एक एग्जांपल दी कि एक ऐसी बस जो कि लोगों को लेके जा रही है जिसमें कोटा डिफाइंड है कि यहाँ तक फिक्स है और इससे ऊपर जाएंगे तो फिर उसके ऊपर इतना लगेगा। ठीक है, एक एग्जांपल हमारे पास आ गई। स्टोर रूम आपके इन्वेंट्री को रखने वाली जगह जिसका एक किराया है और उसकी एक ख़ास डिफाइंड कैपेसिटी है। एक ख़ास डिफाइंड कैपेसिटी तक उसका किराया सेम रहेगा और जैसे ही उस कैपेसिटी से बाहर निकलेंगे आपको एक्स्ट्रा स्टोर रूम लेना पड़ जाएगा। स्टेप फिक्स कॉस्ट की एक एग्जांपल हो गई और 2 एग्जांपल्स आ चुकी हैं। बोनस में इस तरह से हो सकता है कि हम लोगों को पर यूनिट ना देते हो, हम कहते हो भाई तुम लोगों को 20,000 तनख्वाह मिलेगी, लेकिन जिस महीने तुमने अच्छा काम किया तुम लोगों को 2,000 इजाफी मिल जाएगा। तो आपने नंबर ऑफ़ यूनिट्स तो उसे लिंक ही नहीं किया, आपने कह दिया 20,000 हर दफ़ा है और एक ख़ास लेवल से ऊपर चले जाओगे तो 22,000 हो जाएगा। तो दिस कैन बी एन एग्जाम्पल। और सुपरवाइज़र, मैं यही सोच रहा था कि अभी तक आपने सुपरवाइज़र ऐड नहीं किया कि कम से कम एक तो एग्जांपल पहले से जेब में मौजूद थी। वो सुपरवाइज़र जो हर 10 मज़दूरों के ऊपर है, तो 10 मज़दूरों तक उसकी कॉस्ट फिक्स है। जैसे ही मज़दूर बढ़ते हैं तो आपको 2 सुपरवाइज़र लाने पड़ते हैं, तो ये स्टेप फिक्स कॉस्ट बन जाती है। डन। मशीनरी की कैपेसिटी अगर वो 100 यूनिट्स की है, ठीक है, तो अगर हम एडिशनल यूनिट बनाएंगे अगर 101 तो मैं दूसरी मशीनरी ठीक है। इन्होंने कहा एक मशीनरी की एक ख़ास कैपेसिटी है, अगर हम 100 यूनिट तक बनाते हैं तो मशीन चलेगी, 100 से ऊपर जाएंगे तो फिर एक और मशीन और उसके सारे खर्चे हमें ऐड करने पड़ेंगे, उसको किराए पे कहीं से लाना पड़ेगा, उसका किराया देना पड़ेगा वगैरह वगैरह। तो दिस कैन हैपन कि ख़ास कैपेसिटी तक जो है वो आपकी वो मशीन काम कर रही है। तो स्टेप फिक्स कॉस्ट समझ आ रही है, फिक्स कॉस्ट समझ आ रही है, ओवरऑल सारी ये पर यूनिट और ये वाली सारी कहानियाँ समझ आई। कहानी को आगे बढ़ाते हैं। एक कॉन्सेप्ट आता है सेमी वेरिएबल कॉस्ट का। सेमी वेरिएबल, जैसे बिजली के बिल में आप लोग देख रहे होते हैं कि टेलीविज़न की फ़ी भी डली हुई होती है, कुछ फिक्स अमाउंट्स भी डले हुए होते हैं। पुराने ज़माने में PTCL का इस तरह का बिल आया करता था, उसमें क्या होता था, लाइन रेंट भी डला हुआ होता था और जितने आपने यूनिट कंज्यूम किए हैं उतना आपका बिल आया होता था। सेमी वेरिएबल, पेपर में आपको कुछ कॉस्ट दी हुई होगी वेरिएबल, कुछ कॉस्ट दी हुई होगी फिक्स, लेकिन कई दफ़ा कुछ कॉस्ट होगी जिसको हम कहेंगे सेमी वेरिएबल। सामने की एग्जांपल का उससे कोई ताल्लुक नहीं, मैंने इसलिए उस सफ़े को गायब कर दिया है जिसके ऊपर डिस्कशन हो रही है। सेमी वेरिएबल लफ्ज़ से क्या जाहिर है, सेमी वेरिएबल थोड़ी सी वेरिएबल है और थोड़ी सी फिक्स्ड है। एक टेलीफोन कंपनी ये कहती है कि हर महीने हम 500 रुपये लाइन रेंट लेंगे, लेकिन आप जितने यूनिट्स कंज्यूम करेंगे उन यूनिट्स का भी बिल हम आपको चार्ज करेंगे। तो मुझे उसके 3 महीने के यूनिट्स पता लगे, मई, जून और जुलाई। मई में उनके जो यूनिट्स इस्तेमाल हुए थे वो 200 इस्तेमाल हुए थे, जून में 300 इस्तेमाल हुए थे और जुलाई में 400 इस्तेमाल हुए थे। मई में उनकी जो कॉस्ट पड़ी थी वो 50,000 थी, यहाँ पे 70,000 थी और यहाँ पे 90,000 थी। $200 यूनिट जब इस्तेमाल हुए थे तो कॉस्ट थी 50,000, 300 यूनिट इस्तेमाल हुए तो कॉस्ट हो गई 70,000 और 400 यूनिट इस्तेमाल हुए तो कॉस्ट हो गई 90,000। एक काम करते हैं, इनको डिवाइड करके देखते हैं कि पर यूनिट कितना है। 50,000 को 200 पे डिवाइड करें, 250, यहाँ पे 250 हमें पर यूनिट कॉस्ट लग रही है। यहाँ 233 और यहाँ 2.25, 225। इसका मतलब है कि ऐसा तो नहीं होता, वेरिएबल कॉस्ट में तो हमने ऐसा कहीं नहीं सुना था
कि नंबर ऑफ़ यूनिट्स प्लस माइनस हो और वो पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाए। इसका मतलब है कि इस कॉस्ट में कुछ फिक्स पोर्शन भी है, कुछ वेरिएबल पोर्शन भी है। अब हमने उसको ढूंढना है। डाटा सामने सामने आसान सा लग रहा है, हम मोटी मोटी कॉमन सेंस भी यूज़ कर सकते हैं। 50,000 लगा 200 यूनिट पे, फिक्स कॉस्ट इस लेवल और इस लेवल पे तो सेम होगी, फ़र्क वेरिएबल कॉस्ट का होगा। तो 50,000 से ऊपर 20,000 खर्चा बढ़ गया जब हम 100 यूनिट बढ़ा गए। जब हमने 100 यूनिट बढ़ाए तो खर्चा कितने से बढ़ गया? 20,000 से। देखते हैं क्या नीचे भी ऐसे ही हुआ है? 100 यूनिट बढ़े हैं, इसका मतलब हर 100 यूनिट पे 20,000 रुपये खर्च हो रहा है हमारा। तो असूलन 200 यूनिट पे कितना खर्चा होना चाहिए था? इसका मतलब है कि एक एक्स्ट्रा 10,000 है जो हमें परेशान कर रहा है। इसको ज़रा तोड़ के देखें। अभी ये कॉमन सेंस हम बात कर रहे हैं, इसमें से 10 और 40,000 अलग अलग कर लेते हैं, इसमें से 10 और 60,000 अलग अलग कर लेते हैं, इसमें से 10 और, अब मुझे बड़ा क्लियर कट लिंक नज़र आ रहा है। 80,000 और 400 200 का रेट आ रहा है। 60,000 और 300 40,000 और 200। तो इसका मतलब है कि यहाँ थोड़ा हमें डाटा से समझ आ रहा है कि कुछ फिक्स है और कुछ वेरिएबल है। ये कॉमन सेंस है और ये सामने नंबर्स आसान दिए हुए थे, पेपर में शायद इतने आसान नंबर ना दिए हुए हों। तो फिर हम क्या करते हैं, हम इसके लिए एक मशहूर ज़माना मेथड इस्तेमाल करते हैं, हाई लो मेथड। हाई लो मेथड हम कहते हैं जब फिक्स कॉस्ट ने ओवर द टाइम फिक्स रहना ही है तो हम देख लें कि हाईएस्ट एक्टिविटी पे हमारा कितना लग रहा है और लोएस्ट एक्टिविटी पे कितना लग रहा है। हाईएस्ट एक्टिविटी की कॉस्ट में से लोएस्ट एक्टिविटी की कॉस्ट माइनस कर लें और हाईएस्ट यूनिट को लोएस्ट यूनिट से माइनस कर लें। यानी मैं कहूँ कि हाईएस्ट कॉस्ट माइनस लोएस्ट कॉस्ट डिवाइडेड बाय हाईएस्ट एक्टिविटी के यूनिट्स और लोएस्ट यूनिट्स। सवाल में बनाने की कोशिश करते हैं। हाईएस्ट एक्टिविटी क्या है? हाईएस्ट कॉस्ट 90,000, लोएस्ट कितना है? हाईएस्ट एक्टिविटी कितनी है? लोएस्ट एक्टिविटी कितनी है? क्या जवाब आया? 40,000 पर 200 यूनिट्स। पर यूनिट कितना आ गया? 200 पर यूनिट आ गया। अब इस 200 पर यूनिट को मैं इनमें से किसी पे भी अप्लाई कर लूं तो मुझे पता लग जाएगा कि उसमें फिक्स कॉस्ट कितनी है। किसी भी अप्लाई कर लें, इस पे अप्लाई कर देते हैं। 300 की एक्टिविटी पे 200 के हिसाब से कितनी कॉस्ट आनी चाहिए? 60,000 और असल में कितनी आई हुई है? तो इसका मतलब है कि फिक्स कॉस्ट कितनी हुई? ये फिक्स कॉस्ट हो गई। क्या मैंने बहुत मुश्किल बात कर दी है? क्या मैं एक सवाल दे दूं? हाँ जी, सेमी वेरिएबल समझ आ रहा है? एक खास लेवल तक फिक्स और उससे ऊपर वेरिएबल। इसका मतलब है कि वो फिक्स लगना ही लगना है और वेरिएबल। अगर 0 यूनिट इस्तेमाल हुआ होता तो कितनी कॉस्ट होती? 10,000। चूँकि उन्होंने ये कहा है कि इतना तो हमने लेना ही लेना है और उससे ऊपर जितने पर यूनिट होंगे हम उसके मुताबिक चलेंगे। डन? सवाल बनाऊं? सवाल बनाते हैं। चलें, ये यूनिट्स और कॉस्ट वाली ही एग्जांपल बना लेते हैं। $3,400 पे कॉस्ट आ रही है 72,000।
1300 पे 30,000, 2200 पे 48,000। रैंडमली डाटा जनरेट किया है। अगर आप रिलेशन तक पहुंच गए तो इसका मतलब है मैंने फैक्ट सही लिखे हैं। मुझे फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट निकाल के बताएं। फार्मूला जहन में रहे। हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल आइडेंटिफाई करना है, लोएस्ट आइडेंटिफाई करना है, उनका डिफरेंस ले लेना है। ऑल्दो इसमें कोई भी दो लेवल लेके बात बन जाती है, लेकिन एक टिपिकली जो थॉट होता है वो ये है कि हाईएस्ट में से लोएस्ट माइनस करते हैं। ये तीनों की बतानी फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल अलग करनी है या असल में वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट चाहिए और फिक्स कॉस्ट टोटल चाहिए, तो आप इनमें से किसी भी एक लेवल की बता देंगे तो वो सब पे अप्लाई हो रही होगी। जी, ये जो हमने यहाँ फार्मूला लिखा था इससे आपके पास क्या आती थी, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट इससे आती थी। हाँ जी, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट क्या निकली आपकी 20। लोगों ने बताया कि उनकी पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट निकली है 20। और फिक्स कॉस्ट भी बता दें, फिर मैं तजर्बा करके देखूंगा आपका जवाब सही है। 4000 आप लोगों ने कहा कि फिक्स कॉस्ट है। अब मैं ये देखने के लिए कि आपने जवाब सही निकाला या नहीं निकाला, तजर्बा कर लेता हूँ। कोई एक लेवल पकड़ लेता हूँ, मई पकड़ लेते हैं। यानी कि 3400 यूनिट अगर होंगे तो वो 20 से मल्टीप्लाई होंगे और फिर जवाब में हम एक फिक्स कॉस्ट ऐड कर देंगे। इसको मल्टीप्लाई किया, जवाब आया 68,000। ऐड कर दिया 4000, 72,000। हाँ जी, 72,000 ही तो था। जो नहीं पहुंच सका इस अमाउंट तक वो बताए फार्मूला क्या था हमारा। फार्मूला ये था कि ये आपके अलग अलग लेवल हैं। यहाँ यहाँ सबसे ज़्यादा काम हो रहा है, यहाँ सबसे कम काम हो रहा है, यहाँ दरमियाने लेवल पे। तो आप क्या करें, आप हाईएस्ट एक्टिविटी में से लोएस्ट एक्टिविटी माइनस करें। हाईएस्ट एक्टिविटी ये, लोएस्ट ये है। हाईएस्ट की कॉस्ट हाईएस्ट की कॉस्ट कितनी है यहाँ, देखना, ये आपका हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल है और ये लोएस्ट एक्टिविटी लेवल है। मैंने जान के तरतीब ऐसे भी ऊपर नीचे कर दी थी कि ज़रूरी नहीं कि सबसे नीचे वाला लाइन आइटम आपका हाईएस्ट हो। आपने देखना है कि इनमें से सबसे कम काम कहाँ हो रहा है और सबसे ज़्यादा काम कहाँ पे है। तो ये हाईएस्ट है, ये लोएस्ट है। हाईएस्ट की कॉस्ट में से लोएस्ट की कॉस्ट माइनस करनी है, तो यहाँ पे क्या लिखूँ, 72,000 और आगे क्या लिखूँ, 30,000। डिवाइड क्या होगा, हाईएस्ट पे क्या यूनिट्स हैं और लोएस्ट पे क्या यूनिट है। 3400 यहाँ आ गया और 1300 यहाँ आ गया। अब आपने मुझे जवाब निकाल के बताना है इसका। ट्वेंटी जवाब आ गया, इधर से हमारा 20 जवाब आ गया। तो हमें क्या पता लग गया, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 20 पता लग गई। अपनी पसंद से किसी भी एक लाइन पे ये 20 अप्लाई करके देखे। मई पे 3400 को 20 से मल्टीप्लाई करें, $68,000 अब आपकी वेरिएबल कॉस्ट है, जबकि टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है
तो इसका मतलब है फिक्स कितनी होगी, दरमियान में 4000। डन। तो शायद आपको अलग से इसका सवाल ना मिले, लेकिन पेपर में वो आपको डाटा देते हुए कहें कि ये हमारी मटेरियल की कॉस्ट है, ये हमारे लेबर की कॉस्ट है, और ये हमारे 2 ओवरहेड है, और बिजली के बिल से रिलेटेड ये एक टेबल आपको उठा के दे दें, और ना बताएं कि ये फिक्स है या वेरिएबल है, और उस टेबल में बता दें कि इस महीने इतना हुआ, इस महीने इतना हुआ, इस महीने इतना हुआ। तो जब इस तरह का टेबल आपको नज़र आए तो आपको समझ आ जाएगी कि ये मिक्स कॉस्ट है, इसमें से मैंने वेरिएबल को अलग करना है और फिक्स को अलग करना है। क्लियर? तो यहाँ मैंने सामने एक एग्जांपल और भी डिस्कस की हुई होगी। फॉर एग्जांपल 200 यूनिट पे 3100 कॉस्ट आई होगी, 300 पे 4600 कॉस्ट आई होगी, 339 पे 5185 आई होगी, 400 पे 6100 आई होगी। तो फिर हमने क्या किया होगा, हाई लो मेथड लगाया होगा। इन सब में हाईएस्ट एक्टिविटी क्या है, 400, और लोएस्ट एक्टिविटी, तो हाईएस्ट की कॉस्ट में से लोएस्ट की कॉस्ट माइनस करें, डिवाइडेड बाय हाईएस्ट की यूनिट में से। तो 3000 को जब हमने 200 पे डिवाइड किया तो हमारे पास 15 आ गई वेरिएबल कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट 15 किसी भी एक्टिविटी लेवल पे लगा लिया हमने, 200 पे लगा के देखा, 200 को 15 से मल्टीप्लाई किया, जवाब आया 3000, जबकि असल कॉस्ट कितनी है, तो डिफरेंस 100 का निकल आया। तो मैंने फिर यहाँ ब्रेकअप बना दिया इन सब का, कि इसका मतलब है इन सब में 100 फिक्स कॉस्ट है और इतनी इतनी वेरिएबल कॉस्ट है। क्या ये सारा मामला क्लियर है? अगर इसमें स्टेप फिक्स कॉस्ट आ गई फिर तो सारा फार्मूला आउट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल वो ये कहें कि जैसे ही आप 2000 यूनिट से ऊपर जाते हैं, एक स्टेप फिक्स कॉस्ट 5000 की और भी ऐड हो जाती है। खूबसूरत बात कर दी इन्होंने कहा उसके नीचे नीचे ही कर लेंगे कैलकुलेशन। जैसे ही आप 2000 से ऊपर जाएंगे फिक्स स्टेप कॉस्ट फिक्स ऐड हो जाएगी। 2000 से नीचे कितने हैं यहाँ पे, 1। 2000 से ऊपर कितने हैं, 2। तो अब आप स्टेप फिक्स कॉस्ट जिस जगह लग रही है ना, कोशिश करें उससे पीछे या तो आपको 2 मिल जाए या उससे आगे 2 मिल जाए। अगर आगे या पीछे 2 मिल जाएं तो सिंपली आप वो उनकी फिक्स कॉस्ट निकाल सकते हैं, और फिर आपको समझ आ जाएगा कि फिक्स कॉस्ट में स्टेप फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे तो पीछे की फिक्स कॉस्ट कितनी आएगी। अगर दिए ही 2 हों, जी टोटल में से वेरिएबल जब माइनस करेंगे तो स्टेप वाली भी बीच में आ जाएगी। टोटल में से जब वेरिएबल माइनस करेंगे तो जो फिक्स कॉस्ट निकलेगी उसमें स्टेप वाली ऑटोमेटिकली शामिल हो जाएगी। तो कहानी को क्या सेकंड लेवल ऑफ डिफिकल्टी पे पहुंचाया जाए? उन्होंने कहा इस पर हमें कल जाना चाहिए, कम से कम आज जो समझ आई है उस पर तो रहें। सर जज्बाती होके जो है ना वो मैथ में घुसते चले जाते हैं और अच्छा भला जो है ना वो। चलें, सामने डाटा आप देख रहे हैं, मुझे बताएं अगर यूनिट्स हों 7389, 89 को कहते हैं 89 या 89, अगर इतने यूनिट्स हों, डाटा सामने मौजूद है, कितनी कॉस्ट होगी? अब तो आपको सारी गेम समझ आ गई है। सवाल रिपीट करते हैं। ये डाटा है सामने, इतने यूनिट्स पे इतना इतना खर्चा लगा, हमने एक मेथड लगाया और मेथड लगा के हमने बहुत कुछ इसमें से समझ लिया। सवाल ये है कि अगर इसी पैटर्न पे चलते 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 यूनिट्स होते 7389 तो कितनी कॉस्ट बनती? टोटल कॉस्ट कितनी बनती? 1517। आपने क्या किया, आपने पहले इसको वेरिएबल वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया, कितना निकला था हमारा 20, और इसमें ऐड कर दिया 4000 जो कि हमारी फिक्स कॉस्ट थी। इसका मतलब ये है कि जब आपने एक दफ़ा ये हाई लो मेथड लगा लिया तो आपके पास कुछ ऐसे तरीके आ जाएंगे, कुछ ऐसी चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी कि अब आपको वो कोई भी एक्टिविटी लेवल दे दें, आप उसके ऊपर अपनी कॉस्ट निकाल सकते हैं। ऑल क्लियर?
पक्का? सवाल हो जाए, लिखें सवाल, फिर रजिस्टर पर सवाल लिखें। एन ऐप इज यूज्ड, ऐप ये जो वो एंड्रॉयड ऐप होती है, एन ऐप इज यूज्ड टू हायर अ टैक्सी इन कराची। दे चार्ज rupees 4,000 fixed for all the day, and a variable cost of some rupees is charged per kilometer. By the end of three days, your total bill was 20,000, and you traveled 80 kilometers in total. What is the per kilometer price charged by this app? What is per kilometer price charged by this app? $200, 100, variable 100, $100 की शहादतें ज़्यादा मौसूल हो रही हैं। एक छोटी सी मैथ, 150 हमारे पास एक मुनफरिद जवाब भी आया है। सवाल ये नहीं है कि आपको पर किलोमीटर कितनी कॉस्ट पड़ी, सवाल ये है कि वो पर किलोमीटर कितनी कॉस्ट चार्ज करते हैं। लें जी, आपको टोटल कॉस्ट कितनी पड़ी है? 20,000। पर डे फिक्स कॉस्ट कितनी है? 4,000। तो 3 दिन आपकी फिक्स कॉस्ट तो लगी होगी, लेस आपने फिक्स कॉस्ट माइनस कर दी, यानी कि 4,000 इंटू 3, 12,000 आपने माइनस कर दिया, 8,000 आ गया। टोटल किलोमीटर्स कितने चले हैं? तो पर किलोमीटर 8,000 डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू रुपीज 100 पर। वो जो उन्होंने हमें नहीं बताया था कि पर किलोमीटर क्या कॉस्ट है, उन्होंने कहा था हम फिक्स चार्ज करेंगे इतना, और जितना आप किलोमीटर चलाएंगे उसका भी हम आपको कुछ चार्ज करेंगे। और 3 दिन बाद जब बिल हमारे पास आया तो उस बिल से हमें वर्कआउट करने का था कि हमें पर किलोमीटर क्या मतलब रेट उन्होंने चार्ज किया।
जी, अब ये 100 सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल है हर किलोमीटर पर, जितने किलोमीटर आप चलेंगे। हाँ, अब अगर सवाल ये कहता कि मुझे 3 दिन के बाद 1 किलोमीटर पे खर्चा कितना पड़ा, मेरी पर किलोमीटर कॉस्ट क्या आई, तो फिर मैं कहता कि भाई मैं 80 किलोमीटर चला हूँ और मैंने 20,000 रुपया खर्चा किया है, तो फिर मैं पर यूनिट निकाल लेता कि पर किलोमीटर मुझे इतनी कॉस्ट पड़ी है। सवाल ने ये कहा था कि ये ऐप वाले पर किलोमीटर चार्ज क्या कर रहे हैं, 2 चीज़ें चार्ज कर रहे हैं ना। ये एक दिन का कहते हैं 4,000 रुपये दे दो हमें और गाड़ी ले जाओ। अब गाड़ी ले जाओ और उसको 500 किलोमीटर चला लो तो तबाह हो जाएंगे, तो इसलिए उन्होंने कह दिया कि गाड़ी ले जाओ, दिन का गाड़ी ले जाने का 4,000 रुपये और जितने किलोमीटर चलाओगे हम एक ख़ास रेट से मल्टीप्लाई करेंगे। सवाल ने हमें वो रेट नहीं बताया था, लेकिन हमें ये ज़रूर बता दिया कि 3 दिन बाद हमारी टोटल कॉस्ट इतनी हुई, जिससे हमें पर किलोमीटर रेट निकालने में आसानी होगी। तो इसका मतलब ये है कि ये जो सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, इस तरह के मामले बहुत सारी जगह पे एग्जिस्ट करते हैं। तो ये मैंने एक एग्जांपल आपको दे दी कि अगर आप एक इस तरह का किराए पे एक टैक्सी लेते हैं तो वो इस तरह से, ये बहुत सारी ऐप्स हैं, जैसे इजी हायर एक ऐप है कि अगर आप पाकिस्तान में किसी शहर में मौजूद हैं और आपको पूरे दिन के लिए एक टैक्सी चाहिए तो वो आप उनसे वो रब्ता करते हैं, उनका एक पर डे एक चार्ज आउट रेट होता है और उसके बाद जितने किलोमीटर आप चलाते हैं उसको वो एक ख़ास रेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं डिपेंडिंग अपॉन की गाड़ी कौन सी है। तो सेमी वेरिएबल हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी जगह एग्जिस्ट करता है और वो हर दफ़ा हम उसको चीज़ों को लेके चल रहे होते हैं कि ये इस तरह से है, ये इस तरह से। आपकी क्लास पे लगने वाले खर्चे सेमी वेरिएबल होते हैं। अगर टीचर की फ़िक्स कॉस्ट है तो फिक्स लगेगा, किराया अगर फिक्स है वो फिक्स लगेगा, लेकिन जितने हैंडआउट्स दिए जाएंगे वो वेरिएबल होगा। और अगेन इस केस में क्लास के वॉल्यूम के हिसाब से एसी की कॉस्ट भी पर यूनिट पे एक तरह से डिवाइड हो रही होती है। तो होता ये है कि कुछ चीज़ें फिक्स्ड होती हैं, कुछ वेरिएबल होती हैं, बट सम टाइम एक ही कॉस्ट में दोनों फंसे हुए होते हैं और आई के आपने बताया नहीं होता। फिर वो क्या करते हैं, वो आपको एक टेबल सा दे देते हैं और उस टेबल में आपसे कहते हैं कि ये टेबल है, ज़रा इसके अंदर हमें सेग्रीगेट करके बताएं। सवाल साइलेंट होता है, मटेरियल की डिटेल दे देता है, लेबर की डिटेल दे देता है और ओवरहेड पे कुछ नहीं बोलता, एक टेबल दे देता है कि पिछले 3 महीने के ये ओवरहेड्स हैं, इतने यूनिट्स थे, इतने ओवरहेड्स हैं। जिसके बाद फिर आप उसको हाई लो मेथड पे डिवाइड करके उसमें से वेरिएबल पोर्शन अलग कर देते हैं, फिक्स्ड अलग कर देते हैं। उसके बाद आपके लिए सवाल के वो जो लाइन आइटम्स हैं वो सजाना आसान हो जाता है। तकरीबन कॉस्ट के मेजॉरिटी टॉपिक्स में इसी तरह से लाइन आइटम सजते हैं कि आप सेल्स का जिक्र करते हैं, मटेरियल का जिक्र करते हैं, लेबर का, ओवरहेड्स का। सेल्स का कभी कभी जिक्र नहीं भी होता, लेकिन जो कॉस्ट के कंपोनेंट्स हैं वो ज़्यादातर इसी तरह से चल रहे होते हैं। तो क्या अभी आज हमने फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के आपस में जो ताल्लुक़ पे बातें की हैं वो आपको सारी समझ आई हैं? तो इंशाअल्लाह ताला कल का लेक्चर हमारा काफ़ी अहम होगा। इस चैप्टर की सबसे प्राइम बात हम कल कर रहे होंगे कि ओवरहेड्स को जब हम पर यूनिट पे डिवाइड करते हैं तो वो किस तरीके से करते हैं। जैसे वेरिएबल कॉस्ट तो पर यूनिट होता है, ओवरहेड जो फिक्स ओवरहेड है वो पर यूनिट नहीं होते। तो फिक्स ओवरहेड को अगर हम पर यूनिट लेके आएँ तो उसका क्या तरीका है और उसको समझेंगे और उसकी एलोकेशन देखेंगे इंशाल्लाह। तो फिर जब आप एलोकेशन देख चुके होंगे तो आप रेडी होंगे कि आप पास पेपर के 2-3 सवालों को हाथ से कर सकें। तो फिर कुछ सवाल आपके सामने लेके आएंगे और देखेंगे कि क्या आप उन सवालों को कर पाएंगे। भाई कुछ कहना चाहते हैं? सीए का एक कॉलेज बनाने में बहुत सारे खर्चा आता है, यानी वो काउंटिंग से बाहर है। ये डिपेंड करता है आपके पास पहले से रिसोर्सेज कितने मौजूद हैं। फिर हर टीचर का अपना अरेंजमेंट है, हर सिस्टम का अपना अरेंजमेंट है। ये कैंपस बना बनाया लेने के बाद से 2 करोड़ रुपया लग चुका है, नज़र नहीं आता, लग जाता है। ऐसे ही है, मतलब बिल्डिंग में 30 से ऊपर तो एसी लगे हुए हैं और इस वक्त एसी जो है वो 1.5 लाख से कम का नहीं है। तो ऐसी छोटी मोटी चीज़ों पे जो है ना अच्छा खासा खर्चा हो जाता है। ये कुर्सियाँ इस वक्त मार्केट में 8,000 की कुर्सी है, तो 300 तो ये वाली कुर्सियाँ पड़ी हुई हैं। जालमो आपको क्या पता, 6 बेंच बनवाने जाएँ 2.5 लाख रुपया लग जाता है। तो खैर चलें, वो अलग चक्कर है। मैं बीच में ना किसी दिन सवाल देते देते अपने कॉलेज का सवाल दे दूँगा।
जब ब्रेक इवन की कैलकुलेशन कर रहे होंगे ना, फिर मैं आपसे निकलवाऊंगा कि कितने बच्चों पे हमारा ब्रेक इवन है। ब्रेक इवन होता है कि कितने पे आप नो प्रॉफिट नो लॉस पे, फिर आप वो बच्चों की तादाद देखेंगे और आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं कल के दिन। कोशिश करें कि कोई छुट्टी ना करें। कल के दिन इस चैप्टर की सबसे काम की बात है।